प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी। लाओ के वियंचन में आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिज्ब उत तहरीर और इसके सभी सहयोगी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को दिया जाएगा। देश भर में दुर्गा पूजा समारोह धार्मिक उत्साह के साथ जारी। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से हार के बाद अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है। लाओ की राजधानी वियंचन में भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति पसंद राष्ट्र हैं और ये एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों में मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत तथा आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान देशों के महत्व पर श्री मोदी ने कहा कि आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार पिछले 10 साल में दोगुना होकर $13 करोड़ से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनेई के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत तथा आसियान देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत अगले वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी संयुक्त गतिविधियों के लिए भारत $50 लाख उपलब्ध कराएगा। आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लाओ में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर आसियान नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, रक्षा तथा सुरक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, कृषि तकनीक, खेल, पर्यटन और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और जलवायु कार्रवाई समेत कई क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेने के लिए सहयोग पर जोर दिया है। एक संयुक्त बयान में भारत आसियान ने पूरे क्षेत्र में डीपीआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम क्रियाकलापों को साझा करने के लिए सहयोग के अवसरों को स्वीकार किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिज्ब उत तहरीर और इसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि हिज्ब उत तहरीर कथित तौर पर युवाओं को इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है। संगठन का उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से सरकारों को हटाकर भारत सहित विश्व स्तर पर एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। मंत्रालय ने कहा कि हिज्ब उत तहरीर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करके तथा युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बैठकें आयोजित कर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पुद्दुचेरी के हिज्ब उत तहरीर से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिकरण ने बताया कि उन्होंने राज्य के हिज्ब उत तहरीर के सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया। हामिद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं से सांस्कृतिक राजदूत बनने का आग्रह किया है। नवी मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कई वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्री शेखावत ने युवाओं और छात्र समुदाय से देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के वाहक तथा संरक्षक बनने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का समय और अवसर है, जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और युवाओं ने देश को आगे बढ़ाने में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले रतन टाटा का कल रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वे 86 वर्ष के थे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न देने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान मंत्रिमंडल ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज शाम पारसी रीति रिवाज के अनुसार वर्ली शमशान घाट पर हुआ। दाह संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नामी गिरामी हस्तियां रतन टाटा के दाह संस्कार में शामिल हुई। आज सुबह कुमार मंगलम बिड़ला और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास सहित कई उद्योगपतियों ने एनसीपीए लॉन में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत उद्योगपति के सम्मान में आज 1 दिवसीय शोक घोषित किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न देने का अनुरोध करेगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगों से अपना स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनाना होगा। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कॉन्ग को देने की घोषणा की गई है। उन्हें गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया। सुश्री हान कॉन्ग को उनके उपन्यास दी वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। वे ये पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। सुश्री कॉन्ग के लेखन की शुरुआत 1993 में लिटरेचर एंड सोसाइटी पत्रिका में उनकी कई कविताओं के प्रकाशन के साथ हुई थी। उन्होंने 1995 में लघु कहानी संग्रह लव ऑफ योसु लिखा और उसके बाद उपन्यास तथा लघु कथाएं भी लिखी। भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक लगभग $350 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। अगस्त 2024 के देश के व्यापार आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में तैयार कपड़ों में साल दर साल 11% की वृद्धि देखी गई। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष
उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधानसभा चुनावों में 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में अपने चुनाव पूर्व गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ बैठक की। मीडिया को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के समर्थन पत्र की प्रतीक्षा कर रही है। पत्र मिलने के बाद वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में महाअष्टमी का पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बनासकांठा के सबसे प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली माताजी मंदिर समेत राज्य के सभी शक्तिपीठों में आज भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देवी मंदिरों में आज हवन, महापूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस बीच महाअष्टमी के दिन राज्य में गरबा का खुमार बढ़ता दिख रहा है और सभी छोटे बड़े शहर गरबा तथा डांडिया रास की धूम से गूंज रही है। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट। नवरात्रि का यह त्योहार वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, पर गुजरात में नवरात्रि का यह पर्व कुछ खास है। पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ गुजरात के लोग रात में मां अम्बा की सामूहिक आरती उतारकर और अपना लोक नृत्य गरबा पेश करके इस त्योहार को जश्न के साथ मनाते हैं। बारिश की संभावना के बावजूद आज पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में सार्वजनिक गरबा महोत्सव में गरबे की धूम मची है। नवरात्रि की रात में हर तरफ जगमगाती रोशनी, चनिया चोली और केड़ियों जैसे आकर्षक पारंपरिक परिधान और विभिन्न आभूषण पहने हुए लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो इस त्योहार को और खास बनाते हैं। बेताली, तीन ताली, हींच, टिमरी जैसे परंपरागत गरबे आज भी सबकी पसंद है। इस वर्ष मनोरंजन के साथ साथ लोग गरबे के माध्यम से सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। गुजरात में नवरात्रि का ये उत्सव सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। ओडिशा की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा आज अनुष्ठानों के साथ शुरू हुई। इसे दुर्गोत्सव और शारदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भुवनेश्वर और कटक में 300 से अधिक दशहरा पंडाल बनाए गए हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है। सेमीफाइनल में भारत को चीनी ताइपे ने 3-0 से हराया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष टीम स्पर्धा में यह भारत का लगातार तीसरा पदक था। भारत ने 2021 और 2023 में भी कांस्य पदक जीते थे। महान टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संन्यास की घोषणा की। उनका ये निर्णय डेविस कप फाइनल के बाद प्रभावी होगा। नडाल के अनुसार उन्होंने ये फैसला लगातार चोटों के कारण लिया है। नडाल के नाम पर फ्रेंच ओपन के रिकॉर्ड 14 सिंगल्स खिताब हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 का मसौदा, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। बिल का उद्देश्य खेलों के लिए विकास और प्रचार के साथ खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय और बेहतर तथा सुविधाजनक माहौल के माध्यम से खेलों में नैतिकता को बढ़ावा देना है। शारजाह में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी में वेस्टइंडीज के साथ मैच में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 5 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बांग्लादेश से बल्लेबाजी करने को कहा। टूर्नामेंट में कल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शिक्षा मंत्रालय ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि इस महीने की 12 तारीख के करीब दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक और ताजा चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी लगाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। लाओ की वियंचन में आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिज़्ब उत तहरीर और इसके सभी सहयोगी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को दिया जाएगा। देश भर में दुर्गा पूजा समारोह धार्मिक उत्साह के साथ
जारी है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से हार के बाद अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया और राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।